दोस्तों, आज कहानी भारत के उस महान योद्धा की जिसने अपने जीवन को एक घटना से पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। एक किया गया नरसंहार किसी व्यक्ति के, राजा के जीवन को कितना प्रभावित कर सकता है और फिर वो उसके प्रायश्चित के लिए कितने सुंदर काम कर सकता है। एक डिस्ट्रक्शन की जगह वो कितना कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता है, इसका जीता जाता उदाहरण है सम्राट अशोक। दोस्तों, सम्राट अशोक यूं ही महान सम्राट अशोक नहीं कहलाते हैं, या अशोक महान वो यूं ही नहीं कहलाते हैं। उनके जीवन की उपलब्धियों में सिर्फ राज्य विस्तार ही नहीं, धम्म विजय यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार, और यहाँ पर ये धर्म किसी आइडियोलॉजी से संबंधित नहीं है। यहाँ पर सभी व्यक्तियों को समान हक, जीव हत्या पर प्रतिबंध और अहिंसा का प्रचार प्रसार, ये सारी बातें जिनके प्रचार प्रसार में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, ऐसे थे सम्राट अशोक। आज जानते हैं इन्हीं सम्राट अशोक से जुड़ी हुई उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें, कैसे वो सम्राट अशोक से महान सम्राट अशोक बने, कलिंग के युद्ध का उनके जीवन में क्या महत्व था, कैसे वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। ये सभी बातें इस लेक्चर में मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिजिटल तैयारी के इस चैनल पर। देखिए, अशोक मौर्य थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही चर्चा की थी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इन दोनों ने मिलकर नंद वंश को समाप्त किया, धनानंद का अंत किया और मगध में एक नए साम्राज्य की नींव डाली, जिसे इतिहास में हम मौर्य राजवंश के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं एक शक्तिशाली और काबिल शासक थे, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने कुल 24 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वयं राजपाट त्याग के अपने पुत्र बिंदुसार के हवाले कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में सिंधु नदी से लेकर यहाँ पर गंगा नदी तक के जो मैदानी इलाके थे, ये सभी मौर्यों के अधिकार में थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार भी जो हैं, ये चंद्रगुप्त की तरह ही एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए, काबिल शासक सिद्ध हुए। इन्होंने चंद्रगुप्त के काल में ही, चंद्रगुप्त के अंतिम वर्षों में इनके राज्य का, गुप्त साम्राज्य का प्रसार है वो दक्षिण भारत में करना शुरू कर दिया था, और बिंदुसार ने एक लंबे समय तक शासन करते हुए दक्षिण भारत तक मौर्य साम्राज्य की सीमाएं पहुंचा दी थी। हालांकि बिंदुसार जो हैं, ये बड़े कूटनीतिज्ञ थे और अपने आसपास के जो भी राजवंश थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके रखना चाहते थे, ताकि इनके राजवंशों के बीच में जो शत्रुता है, जो कटुता है, उनमें कमी आए। लंबे समय तक ये जो हमारे हैं सामंत बनकर रहे, इसके लिए जरूरी है वैवाहिक संबंध इनके द्वारा स्थापित हो। बिंदुसार ने ऐसा ही किया। आसपास के बड़े बड़े जो राज्य थे, वैशाली वगैरह राज्य जो थे, इनसे इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यही कारण है कि इसकी कई सारी रानियां थी, और जो बौद्ध ग्रंथ है दीपदान महावंश, इनके अनुसार बिंदुसार के 101 पुत्र थे। इन्हीं में से एक पुत्र थे अशोक। अशोक की जो मां है, उनका नाम बौद्ध लिटरेचर में तो धम्मा या धर्मा के नाम से मिलता है, कई जगहों पर इनका नाम सुभद्रांगी भी मिलता है, सुभद्रांगी। इनके बारे में कहा जाता है ये एक ब्राह्मण वंश की कन्या थी। एक बार बिंदुसार शिकार खेलने के लिए भटक गए थे कहीं जंगल वगैरह में, और भटकते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां का जो श्रेष्ठी था, यानी उस गांव का जो प्रधान था, वो एक ब्राह्मण था, और जब राजा स्वयं चल के उनके गांव में पधारे तो उनसे की बड़ी आव भगत की गई, और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। बिंदुसार को ठीक लगा और उन्होंने सुभद्रांगी से विवाह कर लिया। उसे महल में पाटलिपुत्र लेके आ गए, और इसी सुभद्रांगी के गर्भ से जन्म हुआ अशोक का। कहा जाता है कि जब अशोक पैदा हुए तो वो रोए नहीं थे, है ना। तो लोगों ने कहा, यार इस बच्चे को कोई शोक नहीं है, जिसे कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो है अशोक। बात समझ रहे हैं? इसके पीछे कहानी है अशोक नाम के पीछे। अशोक जब अपने भाइयों के साथ बड़े हो रहे थे, कहा जाता है अशोक के एक सगे भाई और थे, विगत अशोक। दो भाई ये सगे,
बाकी 99 भाई इनके सौतेले भाई, जिनमें अशोक की अपने सबसे बड़े भाई सुशीम से बिल्कुल नहीं बनते थे। सुशीम और इनके जो बाकी भाई थे वो अशोक को लगातार इस बात के लिए ताने मारते थे कि वो पूर्ण क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि इनकी मां एक ब्राह्मण वंश से है। इनकी माता को भी कई बार जो है महल के अंदर तिरस्कार का सामना करना पड़ता था, तो वो महल छोड़कर अपने पिता के पास वापस लौट गई थी। अशोक का लालन पालन नो डाउट एक राजकुमार की तरह हुआ। जो भी शिक्षा दीक्षा इनके भाइयों को मिली, इनके पिता ने वही व्यवस्था इनके लिए भी करी। अशोक बचपन में ही एक अच्छे धनुर्धर और तलवारबाजी की कला में निपुण हो चुके थे। रही सही कसर जब इन्हें उज्जैन का गवर्नर बनाया गया, तब इन्होंने अपनी योग्यता साबित कर दी थी। उज्जैन के अंदर यूनानियों और भारतीयों के बीच में झगड़े हुए, दंगे भड़क गए और अशोक ने अपनी सूझबूझ से इन दंगों को शांत कराया, जिसके लिए बिंदुसार ने इनकी प्रशंसा की। इनके साम्राज्य का जो सबसे अंतिम कोना तक्षशिला था, तक्षशिला के भी अंदर जब जनता सम्राट के खिलाफ हो गई, अमात्यों के खिलाफ हो गई, तब वहां जाकर भी इन्होंने बिना तलवार उठाए जनता को शांत कर दिया, क्योंकि ये विरोध जो तक्षशिला में हुआ वो अमात्य के खिलाफ था, सम्राट के खिलाफ नहीं था। अमात्यों को हटाते ही स्थिति नियंत्रण में आ गई। तो तक्षशिला और उज्जैन में ये अपनी प्रशासनिक और जो जिसको आप कहते हैं कि सैन्य क्षमता को साबित कर चुके थे। राज्य के अंदर ये बात चल रही थी कि अगले सम्राट अशोक ही होंगे, परंतु कई लोग सुशीम के सपोर्टर भी थे, क्योंकि सुशीम ज्येष्ठ पुत्र थे और ज्येष्ठ पुत्र का हक पहले बनता है गद्दी पर। इस वजह से बिंदुसार अपने जीवन में अपने जीते जी कोई डिसीजन नहीं ले सके। वो ना अशोक को उत्तराधिकारी घोषित कर सके, ना सुशीम को उत्तराधिकारी घोषित कर सके। और 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार चल बसे। ऐसी स्थिति में भाइयों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई होना निश्चित था। सम्राट अशोक, जो कि उस समय तक अपनी सैन्य योग्यता एक सैनिक के रूप में साबित कर चुके थे, उन्होंने 272 ईसा पूर्व में ही स्वयं को मौर्य सम्राट घोषित किया, पाटलिपुत्र पर अधिकार भी कर लिया। परंतु इनके भाई जो हैं, इनसे लगातार इनको खतरा बना हुआ था। जैसा कि बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि अशोक ने बारी बारी से अगले आने वाले 3 सालों में अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करी। यह भी कहा जाता है कि इस दौर के अंदर जब अशोक लगातार अपने ऊपर होने वाले हमले या खुद के द्वारा किए जाने वाले अपने भाइयों के हमले में इतनी हिंसा देख चुके थे कि वो भयंकर तरीके से क्रूर शासक हो गए। छोटी छोटी गलतियों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं देना ये एक रोज का नित्य चलन हो गया। बाकायदा कहा जाता है कि अशोक ने उस समय यातना कक्ष बनवाए, जहां पर इनके विरोधियों को गंभीर यातनाएं दी जाती थी। अशोक का खौफ आम जनता में भी हो गया और आम जनता अब अशोक को राजा अशोक नहीं चंड अशोक बुलाती थी कि भाई ये बिल्कुल ही चांडाल टाइप का आदमी है, ये तो बिल्कुल हत्या ही करवा दे, यातनाएं दिलवा दे। तो 272 ईसा पूर्व में पिता की मृत्यु के बाद इन्हें साम्राज्य तो मिला, पर इनका राज्याभिषेक जो है वो अपने भाइयों की हत्या के बाद 269 ईसा पूर्व में किया गया। हमें यह जानकारी कैसे मिलती है? हमें यह जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। इसमें लिखा है अशोक के शिलालेख में कि अशोक के राज्यारोहण के 9वें वर्ष के अंदर कलिंग का युद्ध लड़ा गया। कलिंग युद्ध की डेट इतिहासकारों ने बता रखी है कि यह 261 ईसा पूर्व में रखा गया था। इस हिसाब से अशोक का राज्यारोहण जरूर 269 ईसा पूर्व में हुआ होगा। अब ये कलिंग युद्ध का क्या चक्कर है, तो आप थोड़ा सा इस मैप पे अगर नजर डालें, ये बिंदुसार का साम्राज्य है ना। बिंदुसार का ये साम्राज्य
सिर्फ एक छोटे से राज्य, यहां पर ये सफेद कलर में आपको दिख रहा होगा, ये कलिंग राज्य था जो कि एक गणतंत्र था। गणतंत्र समझते हैं ना आप, जहां पर जनता राजा को चुनती है, इसे छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ था। बिंदुसार कलिंग को नहीं जीत पाए, हालांकि उनका ध्यान भारत के दूसरे राज्यों पर था, इस वजह से कलिंग को वो ओवरलुक कर गए। परंतु जब अशोक राजा बनते हैं, वो कलिंग को अपने राज्य पर एक धब्बे के रूप में देखते हैं। वो देखते हैं कि मेरे इतने बड़े राज्य के अंदर ये एक छोटा सा धब्बा क्या कर रहा है। ऐसी स्थिति में अशोक जो हैं, वो कलिंग के विरुद्ध जंग का ऐलान कर देते हैं और एक बड़ी सेना लेकर वो एक इतने छोटे से राज्य पर हमला बोल देते। कलिंग की दोस्तों एक और खासियत थी कि कलिंग की रक्षा के लिए यहाँ के नागरिक भी हमेशा तैयार रहते थे, चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भी युद्ध में भाग लेते थे। ऐसा ही हुआ इस युद्ध में। युद्ध बड़ा भयंकर था। अशोक ने अपनी सेना को ये पूरा आदेश दे दिया था तक कत्लेआम मचा दो, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस भीषण युद्ध के अंदर बहुत लोग मारे गए। कहा जाता है कि वहां रक्त की नदियां बहने लगी। अशोक जब वापस युद्ध के मैदान से लौट रहा था और उसने वो विध्वंस देखा, वो नजारा देखा, तो वो खुद, जिसको कहते हैं, भयभीत हुआ। लाशें मरी अधमरी पड़ी हैं, गिद्ध उनको नोच रहे हैं, बच्चे महिलाएं अपने जो मृतक हैं, पिता है, पुत्र हैं, उनके पास बैठकर बिलख रहे हैं। ये बड़ा डरावना दृश्य था अशोक के लिए भी। और अशोक जब कलिंग से वापस पाटलिपुत्र लौटा तो वो एक ही बात सोचता रहा, मैंने ये क्यों किया, मेरे पास किस चीज की कमी थी, इस विध्वंस का जिम्मेदार कौन है। अशोक ने स्वयं को इस चीज का जिम्मेदार माना और अब वो तलाश करने लगा एक ऐसे रास्ते की जहां चलकर, जिस पर चलकर उसे शांति मिले। उसने कई धर्माचार्यों से चर्चा की। उसने इसका कारण पूछा कि इस प्रकार के युद्ध क्यों होते हैं, क्यों इस प्रकार से निर्दोषों को युद्ध में मारा जाता है। एक बौद्ध भिक्षु ने मिले जिनका नाम था उपगुप्त ने गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, जिसमें अहिंसा, अष्टांगिक मार्ग, ये सब चीजें शामिल थी, जब उन्होंने अशोक को इन गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उसकी व्याख्याएं बताई तो उसका अशोक के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ। अशोक ने एक बात सोची कि अगर अधिक से अधिक लोग गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में यकीन करने लग जाएं, बौद्ध मतावलंबी हो जाएं, तो शायद कभी युद्ध करने की जरूरत ही ना पड़े। अब अशोक ने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया, अंतिम लक्ष्य बना लिया कि मैं अब जब तक जीवित हूं, मैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा, बौद्ध भिक्षुओं को मैं संरक्षण प्रदान करूंगा। और इस एक घटना ने, कलिंग युद्ध की इस घटना ने अशोक के हथियार छुड़वा दिए और अशोक ने अब युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय की पताका को थाम लिया। देखिए, दो शब्द धर्म और धम्म है ना। अशोक के आगे चल के जो भी रेलिक्स मिले हैं, यानी कि जो बड़े पिलर्स मिले हैं, अशोक का स्तंभ मिले हैं, उन सभी स्तंभों में जो भाषा प्रयोग की गई है वो प्राकृत भाषा प्रयोग की गई है। ये संस्कृत से ही अपभ्रंश होकर निकली है, तो यहां धर्म का धम्म हो जाता है, इसीलिए इसे धम्म विजय की नीति बोला गया है। तो अशोक ने इस प्रकार से बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा प्राप्त करी, स्वयं बौद्ध बन गया और अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार। बकायदा इसमें अशोक ने अपनी पूरे राज्य की मशीनरी को लगा दिया। कहा जाता है अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 के करीब स्तूप बनवाए, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जगह जगह विहार बनवाए। अशोक बोध गया, लुम्बिनी, यहां पर भी तीर्थ यात्रा के लिए गया था। अशोक अपने जीवन में अब पूर्णतया एक अहिंसक व्यक्ति बन जाता है। वो अपने पुत्रों और उनके पुत्रों
को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के काम में लगा देता है। अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका तक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद जब तक अब अशोक ने शासन किया, 232 ईसा पूर्व तक वो अशोक शासन करेगा अभी, उस पूरे समय काल में अशोक ने अब एक भी युद्ध नहीं लड़ा। उसके राज्य में पूर्णतया शांति भी रही और राज्य प्रॉस्पेरस भी हुआ, यानी कि उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया। यही कारण है कि अशोक का शासन काल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम काल भी है। साथ ही साथ अशोक के ये जो धम्म विजय की नीति, अहिंसा की नीति, ये सब नीतियां जो उसने अपनाई, जनता के परोपकार और कल्याण के लिए जो उसने काम किए, उसकी वजह से इतिहास में अशोक को सम्राट की उपाधि और अशोक महान, अशोका द ग्रेट की उपाधि से जाना जाता। अशोक ने अपने जो विचार हैं धर्म प्रचार के लिए, उनको बकायदा स्थायित्व देने के लिए कि लंबे समय तक ये लोगों के बीच में रहे, अशोक ने जगह जगह पर अशोक स्तंभों को लगवाया। अशोक स्तंभ ऐसे बड़े बड़े से पिलर हुआ करते थे जिनके ऊपर कई सारे शिलालेख खुदे हुए थे, जो कि भाषा तो उनकी प्राकृत थी, परंतु लिपि ब्राह्मी भी थी, खरोष्ठी भी थी, अरमाइक भी थी, ग्रीक लिपि तक में अशोक के ये शिलालेख मिले हैं, जो कि भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां तक अशोक के ये शिलालेख लगवाए गए थे, जिसमें अशोक ने पशुवध को रोकना, समाज के अंदर जिसको बोलते हैं कि सामाजिक भेदभाव को खत्म करना, अपने कलिंग युद्ध का वर्णन, स्वयं के बौद्ध बनने का वर्णन, ये सभी उसने अशोका स्तंभों के अंदर खुदवाया है। आज भी हमें ये अशोक स्तंभ म्यूजियम्स में या जहां पर इनकी लोकेशन है वहां पर देखने को मिल सकते हैं। मौर्य काल की स्थापत्य कला के ये बेहतरीन नमूने हैं। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, उस पर 4 सिंह जो ऊपर उस स्तंभ के ऊपर लगाए गए थे, वहीं से हमारा भारत का राष्ट्र चिन्ह लिया गया है, भारत का राज चिन्ह लिया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से लिखता है। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। ऐसे अशोक स्तंभ भारत में कई जगहों पर मिले हैं। बात समझ रहे? आप देखेंगे कि लौरिया, नंदनगढ़, सरिस्का, सांची, सारनाथ, रामपुरा, वैशाली, यहां सभी जगहों पर अशोक के स्तंभ मिले हैं। इसके अलावा अशोक के कई जगहों पर शिलालेख भी मिले हैं। बात समझ रहे? ये मेरठ और टोपरा में अशोक के स्तंभ मिले हैं। बात समझ रहे? तो अशोक ने उस समय, आप समझिए कि इतना लंबा विजन रखा कि मेरे द्वारा किए वाले जो कार्य हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, जनता के बीच में बने रहे। ये अशोक की देन है भारत की संस्कृति को। हालांकि दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अशोक का अंतिम जीवन बड़ा कठिनाई में बीता है। ये बौद्ध ग्रंथ जिनका मैंने अभी नाम लिया ना, महावदान, दीपवंश वगैरह, उसमें लिखा हुआ है कि अशोक के जो सगे संबंधी ही थे वो अशोक से नाराज हो गए, क्योंकि अशोक ने बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया था कि अगर युद्ध नहीं होंगे तो सेना रखने की जरूरत नहीं है। लंबे समय तक शासक करने के कारण अशोक के पुत्रों को शासन करने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि अशोक का एक पुत्र कुणाल था जो आगे चलकर कश्मीर के अंदर एक नए राजवंश की नींव रखता है। अदरवाइज अशोक के पुत्रों को मौका ही नहीं मिला शासन करने का। अशोक के इन्हीं पुत्रों और पोतों ने, अशोक जब बूढ़ा हो गया, उसे कैद कर लिया था। कई जगहों पे लिखा है अशोक की मृत्यु बीमारी से हुई, पर बौद्ध ग्रंथ इस बात का दावा करते हैं कि अशोक को जब अंत के अंदर गिरफ्तार कर लिया इसी के सगे संबंधियों ने, तो जेल में डाल दिया और भूखा प्यासा रखते थे इसे। पूरे दिन में अशोक को एक आंवला खाने को दिया जाता और अंततः एकदम दुर्बल और कमजोर होकर अशोक ने बड़े ही एकांत में अपने प्राण त्यागे। हो सकता है कि अशोक के शुरुआत के दिनों में, जवानी के दिनों में, जो उन्होंने कई सारे लोगों को सताया, हिंसा की,
शायद अंतिम समय में ये उसका प्रायश्चित था। अब जो भी बात है, सम्राट अशोक का अंत कुछ इस तरीके से होता है, परंतु उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आप अल्टीमेटली देख लीजिए, आप पूरा इतिहास उठा के देखेंगे, हिंसा करने वाले आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे, पर अहिंसा के मार्ग पर चलकर राज्य में शांति व्यवस्था या अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाले बहुत कम लोग हैं। सर्वधर्म संभाव सभी को बराबर रखने वाले ये जो राजा महाराजा हुए, उन्होंने महान की उपाधि प्राप्त की। चाहे वो सिकंदर को लें, चाहे आप अशोक को लें, चाहे आप अकबर को लें, इन तीनों में एक बात ये कॉमन है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको सम्राट अशोक के बारे में ये जो मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई, इनकी ये जीवन की जो गाथा बताई, जरूर पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। और भी कोई प्रश्न आपका है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। Please like